हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हमारा नया टॉपिक है पॉलिटी के सेगमेंट में संसदीय प्रणाली। तो आपको पता होगा कि संसद के बारे में थोड़ा बता देता हूं। तो संसद के दो सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा, ये केंद्रीय विधानसभा की मैं विधान मंडल की बात कर रहा हूं। तो केंद्रीय विधान मंडल को हम संसद कहते हैं। संसद के दो सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा और एक होती है राज्यसभा। ठीक है। तो लोकसभा और राज्यसभा मिलकर के अपने सारी गतिविधियों को कार्य शैली में लाती है, जिससे कि उसमें कानून बनता है और सारी चीज़ें उसमें होती रहती हैं। उन कानूनों का इम्प्लीमेंटेशन जो है कार्यपालिका करवाती है, और कार्यपालिका अगर ठीक ढंग से उस कार्य का इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रही है, या संसद या विधायिका जो है उस कानून का सही ढंग से नहीं बना, उसका रिव्यू कौन करेगा? वो न्यायालय करती है। ठीक है। शासन के जो अंग होते हैं, बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ। ये तीन प्रकार के शासन के अंग होते हैं। ठीक है। एक होती है विधायिका जो कानून बनाती है, एक होती है कार्यपालिका जो इस कानून का इम्प्लीमेंटेशन करती है। जब कोई कानून, सबसे पहले कानून कैसे बनता है? पहले बिल होता है। बिल किसी संसद के, चाहे लोकसभा में रखा चाहे राज्यसभा में रखा जाता है। तो ड्राफ्ट जो बिल होता है, मसौदा जो होता है, वो जो है क्या होता है, फिर विधेयक के रूप में वो रखा जाता है, फिर पास होता है। पहले सदन से पास होगा, फिर दूसरे सदन से पास होगा, फिर इस पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करते हैं, फिर वो जाकर के कानून बन जाता है। जब ये कानून बनता है तो इस कानून को लागू करने के लिए कार्यपालिका के पास भेजा जाता है। तो कार्यपालिका इसको किस प्रकार से इम्प्लीमेंटेशन करवाएगी, इसके लिए नियम विनियम नियमावली बनाती है। ठीक है। यदि ये कानून सही ढंग से पारित ना हुआ हो, या कानून सही ढंग से ना बना हो, लोगों के हित के लिए कार्य ना करता हो, तो न्यायालय इसको चाहे तो इसको भी निरस्त भी कर सकती है। इस पूरे कानून को संसद को फिर से बनाने की अनुमति दे सकती है। तो हमारा अभूतपूर्व कानून है। आपको इस बारे में मैं शॉर्टली समझाने में आई होप सफल हुआ होऊंगा। तो चलिए हम अपना प्रश्न उत्तर देखते हैं। अनुच्छेद 245 के अनुसार डैश संसद का कार्य होता है सरकार की आलोचना करना, शासन करना, कानून बनाना, या एकत्र करना सॉरी। तो यहां होगा कानून बनाना। ठीक है। भारतीय संविधान के भाग, देखिए यहाँ इसको बोलते हैं 10 और इसको बोलते हैं 11। भारतीय संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 तक के केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों की चर्चा की गई है। मतलब केंद्र और राज्य, आपको पता होगा कि भारत में द्वैध शासन प्रणाली है। जिस प्रकार केंद्र में सभी कार्यपालिका अपना काम करती है, उसी प्रकार राज्य में भी काम करती हैं। इसे हम विधानमंडल कहते हैं। ठीक है। जिस प्रकार केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा होती है, लोकसभा जो होती है ये लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, राज्यसभा ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है। उसी प्रकार राज्य विधानमंडल भी होता है। हालांकि 6 विधानमंडल ऐसे हैं जिसमें द्विसदनीय विधानमंडल है। द्विसदनीय का मतलब 2 सदन है, जहां पर विधान परिषद है और विधानसभा भी है। ठीक है। लेकिन बाकी में विधानमंडल ही सारे कार्य करती है। विधान परिषद की भूमिका को इसलिए लाया गया था क्योंकि लोगों का अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व लाया जा सके और संसद के कार्य में अपना जो है एक भूमिका निभाया जा सके। ठीक है। तो इसका एक ट्रिक होता है खांसी जुकाम। ठीक है। तो हम उसको बता देंगे कभी। तो संविधान के अनुच्छेद 245 में कहा गया है कि संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र अथवा उसके किसी भी भाग के लिए विधि बना सकती है। संविधान के 245 अनुच्छेद में यह कहा गया है कि संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्रों में 28+8 राज्य क्षेत्र हैं, अथवा उसके किसी भी भाग में विधि बना सकेगी, अथवा किसी राज्य का विधानमंडल संपूर्ण राज्य अथवा उसके किसी विभाग के लिए विधि बना सकेगा। कहने का मतलब यह है कि चाहे कोई भी राज्य हो, 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो अगर केंद्रीय विधान मंडल जिसे हम संसद कहते हैं वो चाहे तो कानून उस राज्य के लिए बना सकती है। इसी पर एक आता है व्यवस्था उत्तर प्रदेश पीसीएस में कि भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, चर्चा कीजिए। तो हाँ, आप इसको लिख सकते हैं कि यद्यपि भारत में राज्यों की स्वायत्तताएं दी गई हैं, लेकिन संसद चाहे तो इस क्षेत्र में भी आर्टिकल 245 के साथ कानून बना सकता है। इससे सिद्ध होता है कि राज्यों की भूमिकाओं को केंद्र के आगे डाउनग्रेड किया गया है। अनुसूची सूची ले लीजिए।
तीन प्रकार की सूची होती है ना, एक होती है समवर्ती सूची, एक होती है राज्य सूची, एक होती है संघ सूची। विशेष परिस्थितियों में देखिए राज्य सूची पर भी कानून संसद बना सकती है। समवर्ती सूची में तो ज़्यादा विषय हैं, तो वो भी इसमें केंद्र सरकार जो है अपना कानून बना सकती है, ठीक है। संघ सूची में तो बनाती है, अवशेष शक्तियां ही केंद्र के पास रखी गई हैं। तो हमारा जो फेडरल सिस्टम है ये किस तरफ झुका हुआ है, संघ की तरफ झुका हुआ है, ठीक है। 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संसदीय प्रणाली में लोकसभा कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो संसदीय कार्यप्रणाली में लोकसभा कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? यहां होगी विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। इसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है। संसदीय शासन प्रणाली का मुख्य लक्षण कार्यपालिका का विधायिका मंडल के प्रति उत्तरदायी होना है। अर्थात इसका मुख्य लक्षण क्या है कि कार्यपालिका जो होती है वो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। मतलब कार्यपालिका जवाबदेही होगी किसका? विधायिका के और विधानमंडल के प्रति। यहाँ कार्यपालिका जो होगी अध्यक्षीय शासन प्रणाली की तरह स्वतंत्र नहीं है। मतलब यहाँ राष्ट्रपति ही पूरी पावर नहीं ले पाएंगे, बल्कि विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली के प्रति प्रेरित है। मतलब यदि कोई सपोज डेट कानून है, ठीक है, उसका इम्प्लीमेंटेशन कार्यपालिका को करवाना है, तो यहाँ अमेरिका की तरह ये नहीं कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मैं इस अमेरिका में यहाँ इसका इतना टैक्स बढ़ा दे रहा हूँ, फलाना कर दे रहा हूँ, ढिमाका, ऐसा नहीं है। अगर आपको कोई रेजोल्यूशन लेके आना है तो आप सबसे पहले विधानमंडल में पास करवाइए, तब उसको लेकर के आप बोलेंगे। ऐसा कुछ नहीं कि आप इतना बड़े पैमाने पर रिफॉर्मेशन ऐसे ही कर देंगे। तो यहाँ हमारे यहाँ ये चीज़ें हैं कि हम कार्यपालिका जो है विधानमंडल से या विधायिका से बधी हुई है, ठीक है, जिससे कि निरंकुशता प्रभावित ना हो। तो बहुत अच्छा कानून हमारे यहाँ है। 64 नंबर देखते हैं। लोकसभा के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो कितनी है यहाँ पे? 25 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। लोकसभा सदस्य चुनाव के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष की गई है, जबकि राज्यसभा चुनाव के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष की गई है। राष्ट्रपति के और उपराष्ट्रपति की न्यूनतम आयु 35 वर्ष की गई है चुनाव के लिए। विधानसभा सदस्यों के चुनाव के लिए उम्र 25 वर्ष की गई है, और विधान परिषद के चुनाव के लिए जो है उम्र 30 वर्ष न्यूनतम की गई है, ठीक है। देखिए, जिस प्रकार राज्यसभा होती है, ठीक है, केंद्र में, उसी हिसाब से हमारा जो होगा विधान परिषद होता है। वैसा तो नहीं होता है, लेकिन उसी तरह से मोटी मोटा अब मान लीजिए। इसमें भी 30 वर्ष आयु सीमा लगती है, इसमें भी 30 वर्ष आयु सीमा लगती है, ठीक है। 65 नंबर देखते हैं। हमारे यहाँ कितने स्तरों में लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण किया गया? 3 स्तरों में लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण किया गया। पहला केंद्र स्तर पर, दूसरा राज्य स्तर पर, और तीसरा स्थानीय नगरीय निकाय या पंचायती राज स्तर पर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के पद की शपथ दिलाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के प्रधानमंत्री। तो भाई प्रधानमंत्री तो नहीं होंगे, ठीक है। जब तक राष्ट्रपति हैं तब तक तो या तो राष्ट्रपति कौन, देखिए निम्नलिखित में राष्ट्रपति को कौन पद शपथ दिलाता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति हो सकते हैं, ये भी शपथ दिला सकते हैं, ठीक है। और मुख्य न्यायाधीश भी होते हैं, चाहे तो ये भी दिला सकते हैं। देखते हैं कौन है। तो यहाँ बी आंसर होगा, तो मुख्य न्यायाधीश इज द राइट आंसर होगा। उपराष्ट्रपति नहीं दिलाएंगे। यहाँ मुझे कंफ्यूज था, इसलिए मैं यहाँ पे इसको लगा दिया था, ठीक है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश जो होंगे ये शपथ दिलाएंगे। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति दिलाते हैं, ठीक है। तो मैं होता तो यही आंसर लगाता, जिसे मैंने इस यहाँ पर लगाया था, ठीक है। लेकिन कभी कभार ये कंफ्यूजन आ जाता है, कुछ गंदी किताबों में चीज़ बताया गया है कि उपराष्ट्रपति जो है उनके, जैसे थोड़ा इसमें मैं कंफ्यूज कहाँ हुआ था, मैं आपको बता देता हूँ, आपके लिए सहायता होगी। जैसे सपोज दैट राष्ट्रपति जी नहीं रहते हैं, उनका असामयिक डेथ हो जाता है, या तो उनके कार्य को कौन करता है? उपराष्ट्रपति जी करते हैं। उपराष्ट्रपति नहीं रहते हैं तो उनके कार्य को कौन करेगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश करेंगे, ठीक है। तो मैं इसी में कंफ्यूज हुआ था। जबकि शपथ दिलाने की बात जहां आती है तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वही शपथ दिलाएंगे। ये चीज़ आप जान लीजिए। उत्तर प्रदेश सप्लाई इंस्पेक्टर एग्जाम 17/7/2022 के क्वेश्चन को पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तर सही है। संविधान के अनुच्छेद 60 में वर्णित है कि राष्ट्रपति को शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है।
ठीक है। यदि वो नहीं रहते हैं तो जो उच्चतम न्यायालय होगा उसके वरिष्ठ न्यायाधीश जो होंगे वो दिलाएंगे। उच्चतम का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट ही है। उच्च और उच्चतम, ठीक है, क्या अंतर दोनों में लिखा ही नहीं दे रहा है। उच्च का मतलब होता है ऊंचा, हाई कोर्ट होता है। उच्चतम का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट। तो जब मुख्य न्यायाधीश अगर नहीं रहेंगे तो उनकी उपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के जो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे वो शपथ दिलाएंगे। राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचन कर्ण के सदस्यों द्वारा किया जाता है जिनमें लोकसभा के, राज्यसभा के एवं विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। मतलब लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे, राज्यसभा के निर्वाचित सदन होंगे और विधानसभा के भी जो होंगे निर्वाचित सदन होंगे। ना तो विधान परिषद के सदस्य रहेंगे, ना तो जो मनोनीत सदस्य रहेंगे वो रहेंगे, ठीक है। जबकि राष्ट्रपति में ये सभी भाग लेते हैं, ठीक है। उस राष्ट्रपति का कह रहे हैं, उपराष्ट्रपति में, ठीक है। तो ये हो गया आपका यहाँ पे क्लेरिफिकेशन। 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक बहुसंख्यक सिद्धांत है जिस पर संसदीय प्रणाली संचालित होती है? कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व, तो यही सही है भाई, तभी तो हमारा संसदीय प्रणाली है, इसीलिए तो हम संसदीय प्रणाली बोलते। नहीं तो फिर यदि कार्यपालिका श्रेष्ठ बन जाए तो अध्यक्षीय प्रणाली बोला जाएगा। तो यही है। संसद की सर्वोपरिता, न्यायपालिका की सर्वोपरिता, न्यायपालिका की सर्वोपरिता जो है मुख्य कारण नहीं है। शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत ये भी है लेकिन मुख्य कारण नहीं है। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अतः भारत में संसदीय शासन प्रणाली की सरकार है, इसे मंत्रिमंडलीय शासन व्यवस्था भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें संसद विधि निर्माण करने की सर्वोच्च संस्था होती है, ठीक है। संसद जो होगी विधि निर्माण करने की सर्वोच्च संस्था होती है तथा कार्यपालिका अपने सभी कृत्यों के लिए संसद या विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगा, ठीक है। कार्यपालिका भी हमारी दो प्रकार की होती है, एक होती है अस्थायी कार्यपालिका, एक होती है अस्थायी कार्यपालिका। अस्थायी कार्यपालिका में जो मंत्री संत्री आते हैं ये होते हैं। अस्थायी कार्यपालिका में जो हमारे IAS, PCS, IFS वगैरह होते हैं ये सब आते हैं, ठीक है। जिसकी अस्थायित्व हो, जो 60-65 साल तक बना रहे, जो सारे काम करे, ठीक है। 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये है कि राज्यसभा की विशेष शक्ति इस आशय का प्रस्ताव अपनाकर संविधान के अनुच्छेद डैश में दिया गया है कि वह राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना देता है। मतलब राज्य सूची में कोई भी यदि कानून हो तो ये राज्यसभा मतलब कहता है कि राज्यसभा को विशेष शक्ति दी गई है कि राज्य सूची पर वो कानून बना सकता है, ठीक है, संसद। तो ये है आर्टिकल 249। कहने का मतलब ये है कि मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में बता दिया था कि विशेष परिस्थितियों में यह राज्यसभा कह सकता है कि आप इस पर जो है कानून बना सकते हैं। तो आर्टिकल 249 है, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 11 में भाग 11 में अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत में से यह प्रस्ताव पारित कर दे कि यह राज्य सूची का अवमुक्त विषय राष्ट्रीय महत्व का है, तो संसद को उस विषय पर के संबंध में संकल्प के प्रवृत्त रहने तक भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में तथा उसके किसी भी भाग के लिए विधि बनाने का अधिकार प्राप्त है। मतलब कहने का मतलब यह है कि यदि राज्यसभा अपने यहाँ से 2/3 बहुमत से कोई कानून पारित कर दे और वो कह दे कि जैसे सपोज दैट 3 सूची हमारी है, समवर्ती सूची है, संघ सूची है और राज्य सूची विषय। तो कोई भी विषय जो राज्य सूची का विषय है, यदि राज्यसभा यह कह दे कि यह विषय पर्टिकुलर राष्ट्रहित के लिए है और इस पर संसद कानून बनाएगी, तो वह फिर राज्य जो है संसद इस पर कानून बना सकती है, लेकिन बशर्ते आर्टिकल 249 के तहत अनुभाग 11 में उसको राज्यसभा को 2/3 बहुमत से उस कानून को, रेजोल्यूशन को पास करना होगा, ठीक है। 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद डैश के प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक जो होती है बुलाई जाती है कहाँ? तो 108, अनुच्छेद 108 में लिखा गया है। कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति जी बुलाते हैं। अनुच्छेद 108 के अनुसार राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करेगा यदि किसी विधेयक को दूसरे सदन द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया हो, सदन विधेयक में किए गए संशोधन को मानने से असहमत हो। तो ये सपोज डेट कोई विधेयक आपने रखा, ठीक है, मसौदा रखा, ड्राफ्ट होता है, पहले ड्राफ्ट से विधेयक रखा जाता है तो विधेयक बनता है। तो बनने से पहले वह ड्राफ्ट है और जब रखा जाता है पटल पर संसद के तो विधेयक बन जाता है,
ठीक है। तो विधेयक आपने रखा, लोकसभा से सपोज डेट पारित हो गया, ठीक है, लोकसभा से पारित हुआ और राज्यसभा में गया, राज्यसभा ने उसको पारित करने से मना कर दिया। अब चूंकि यह 3 प्रकार के मतलब संशोधन होते हैं, एक होता है आपका साधारण बहुमत से संशोधन होता है, एक विशेष बहुमत से संशोधन होता है, और एक आधे से अधिक राज्यों का संशोधन प्लस रेटिफिकेशन भी होता है। 3 प्रकार के संशोधन होते हैं, मैं आगे उसको चर्चा करूंगा आपको। तो ये संशोधन साधारण संशोधनों में संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, ठीक है। तो वो उन्होंने मानने से मना कर दिया गया है, तो बुला करके वो संयुक्त में हाथ उठवा लेते हैं और इससे वो विधेयक पास हो जाता है। तो तीसरा नंबर, दूसरे सदन के विधेयक को पास किए बिना 6 महीने से ज़्यादा समय हो गया हो तो संयुक्त बैठक केवल साधारण विधेयक व वित्त विधेयक के संबंध में आहूत की जाती है। हालांकि वित्त विधेयक में मैं आपको बता दूं कि इसमें राज्यसभा का कोई मतलब विशेष हस्तक्षेप नहीं होता है। आप संयुक्त अधिवेशन सिर्फ साधारण विधेयक में बुला सकते हैं और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ही करता है, ठीक है। उनहत्तर नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में डैश के पास वोट डालने का अधिकार होता है। तो भैया स्पीकर जो हैं, लोकसभा स्पीकर, ये मतदान कर सकते हैं अगर वो टाई हो तो। लोकसभा में मतदान करते समय यदि टाई की स्थिति में हो तो स्पीकर अध्यक्ष के पास वोट डालने का अधिकार होता है अनुच्छेद 100 के तहत। अनुच्छेद 100 में लिखा गया है 101 में के तहत होता है कि लोकसभा स्पीकर दल बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधी प्रश्नों का निर्णय करता है यदि कोई दल बदल विरोधी कानून हो। 101 में लिखा गया है कि यदि कोई दल बदल विरोधी गतिविधि में लगा हो तो उसके निर्णय को कौन सुनाता है, तो अयोग्यता के निर्णय को तो लोकसभा स्पीकर सुनाता है। लोकसभा स्पीकर अध्यक्ष लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है, ठीक है। लोकसभा स्पीकर अध्यक्ष लोकसभा और राज्यसभा जब बैठती है संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। बुलाता कौन है, तो बुलाते हैं 108 के तहत कौन, तो आपके राष्ट्रपति जी। लोकसभा स्पीकर भारतीय संसदीय समूह के पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं। एक यहां से होता है प्रोटेम स्पीकर का कॉन्सेप्ट। प्रोटेम स्पीकर जो होता है, प्रोटेम स्पीकर का कॉन्सेप्ट जो होता है उसमें कहा गया है कि जो संसद के श्रेष्ठ होते हैं, श्रेष्ठ सांसद होते हैं, उनको प्रोटेम स्पीकर बना दिया जाता है एक समय निर्धारण करने के लिए, क्योंकि पहले तो लोकसभा अध्यक्ष को चुना नहीं जाएगा। तो प्रोटेम स्पीकर जो होंगे समस्त जो सदस्य होते हैं लोकसभा के, उनको वो शपथ दिला देते हैं, इसीलिए प्रोटेम स्पीकर का कॉन्सेप्ट लाया गया। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि को नियति से वादा ट्रस्ट विद डेस्टिनी शीर्षक भाषण कहां से दिया था, तो यहां होगा संसद संविधान सभा से। ट्रस्ट विद डेस्टिनी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया भाषण था जो कि संविधान सभा में सदन भवन दिल्ली 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को दिया गया था, ठीक है। 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं था, तो बीबी गिरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, ये नहीं थे। ए न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह भी थे, बीबी गिरी भी थे, बीडी जत्ती भी थे, यही नहीं थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। उनका कार्यकाल 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक था और अन्य कार्यवाहक राष्ट्रपति बीबी गिरी थे। 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे थे। भारत के चौथे राष्ट्रपति बने जिनका कार्यकाल 24 अगस्त 1969 से 1974 तक था। न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह जी थे, ये 20 जुलाई 1969 में बनाए गए थे और 24 अगस्त 1969 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। बीडी जत्ती 11 फरवरी 1977 से 25 अगस्त 1977 तक ये कार्यवाहक राष्ट्रपति पद पर थे, ठीक है। तो ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जो कि 72 इसको पूरा कर लें, 72 तब। तो भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है, तो यहाँ होगा उपराष्ट्रपति। मैंने वहीं पर कंफ्यूज किया था, मैंने आपको वहां पर एक चीज बताना चाहिए था कि उनके न रहने पर कौन होगा, तो उपराष्ट्रपति सर्वे सर्वा होगा और अपना त्यागपत्र किसको सौंपेंगे, तो उपराष्ट्रपति जी को सौंपेंगे, ठीक है। ग्राम पंचायत अधिकारी वन रक्षक में है। तो ये छोटी छोटी गलतियां जो हमारी कंफ्यूजन पैदा करती हैं यही होती हैं। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, कितना भी आप पढ़ लिए होंगे।
प्रैक्टिस इज मस्ट इम्पॉर्टेंट योर एग्जामिनेशन। ठीक है, तो यदि भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पूर्व अपना त्यागपत्र देना चाहते हैं तो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंप सकते हैं। तो ठीक है भाइयों, आज के लिए इतना ही, फिर हम अपना नेक्स्ट क्लास कर लेकर के आएंगे। ठीक है, नमस्कार।